हेलो बच्चों। जैसा कि हमने आपको बोला था कि एयरफोर्स का हम बैच स्टार्ट करेंगे और आज हम एयरफोर्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें उतना ही पढ़ना है जितना एयरफोर्स में आएगा, ना हम उससे कम पढ़ेंगे ना उससे हम ज़्यादा। तो देखते हैं आज हम फ्रिक्शन कितना पढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन हिंदी में इसे घर्षण बोला जाता है और फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है आपको हमेशा पता होना चाहिए। फ्रिक्शन जो होता है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको असंरक्षी बल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? असंरक्षी बल। आपको नहीं पता होगा शायद असंरक्षी बल क्या होता है, हम आपको बताते हैं। असंरक्षी बल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरी तरफ मेरे पास एक डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकली है। तो आप याद रखिएगा जिस तरफ आपकी डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपका हमेशा वर्क होगा, यानी आप कह सकते हैं दिशा जिस तरफ होगी उसी तरफ कार्य होगा। और जब ये चीजें होंगी तो वहीं पर आपकी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए अगर यही वर्क इस डायरेक्शन में होता तो हम कह सकते थे कि ये हमें कौन से डायरेक्शन मिला है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, हमने ये जो निकाला हम बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी क्षैतिज, और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उसके बाद हम फ्रिक्शन को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो फ्रिक्शन के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। पहला जो फ्रिक्शन होता है वो आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर रोलिंग फ्रिक्शन की हिंदी में बात की जाए तो इसको बोला जाता है लोटनी घर्षण, और अगर यहीं पर मैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करूंगा तो इसको बोला जाता है सर्पी घर्षण। ठीक है, और जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये भी टू टाइप्स का होता है। पहला जो आपका होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन को हिंदी में स्थैतिक घर्षण बोला जाता है। और जो दूसरा इसका टाइप होता है वो आपका होता है डायनामिक फ्रिक्शन, या इसका एक दूसरा नाम और बोल सकते हैं आप काइनेटिक फ्रिक्शन, और हिंदी में इसको बोला जाता है गतिज घर्षण। यानी बेसिकली आपने यहाँ पर देखा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक हमारे पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी एक आपका होगा स्थैतिक घर्षण और एक आपका होगा गति घर्षण। कई बार आपने बुक्स में देखा होगा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, अगर आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम होता है, क्या होता है? मैक्सिमम होता है, तो उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है चरम घर्षण। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है इस चीज को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम थोड़ा और समझते हैं इसको। अगर मैं यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करता हूं और यहां पर मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात करता हूं, तो हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम रोलिंग नहीं, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं इसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, और यहां पर इसे हम बोलते हैं गतिक या गतिज घर्षण। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं स्टैटिक फ्रिक्शन कहां अप्लाई होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कहां अप्लाई होगा, तो आप हमेशा याद रखेंगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी उसकी फॉर्म क्या है? रेस्ट है, यानी मैं हिंदी में बोल सकता हूं अगर वो विरामावस्था में है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और वहीं पर अगर आपका ऑब्जेक्ट इन मोशन में है, मोशन का मतलब अगर गति में है यानी गति अवस्था में है, तो वहां पर आपका हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। यहीं पर अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं आपसे तो इसको बोला जाता है स्थैतिक
घर्षण गुणांक, तो इसका कई बार फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आपका पता होना चाहिए कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। आर जो यहां पर है वो है नॉर्मल रिएक्शन, और ये आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आपका यहां पर फोर्स है। जो फोर्स आप किस पे लगा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन पे लगा रहे हो। वहीं पर अगर मैं आपको कोफिशिएंट पूछता हूं काइनेटिक के लिए, तो आप बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक, और इसका फॉर्मूला होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर ये जो म्यू के है ये आपका वही है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी आपको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और आर आपका यहाँ पर फिर से नॉर्मल रिएक्शन है, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो आपका एफ के है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर बच्चों एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एक एंगल होता है जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिपोज। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी सरफेस पे रख देंगे तो हमें पता है कि नीचे की तरफ हमेशा आपका वेट लगता है और ऊपर की तरफ हमेशा आपकी एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, यानी उसके अपोजिट हमेशा एक प्रतिक्रिया होगी। अगर मैं बोलूं वेट बराबर एफ बोल सकता हूं, यानी वेट आपका एक फोर्स होता है, और हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है mg, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg कह सकता हूं। और आपने, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक हमेशा आपका cos थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक आपका sin थीटा होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है? देखिए इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना हमेशा है कि F इज इक्वल टू mg। अगर यहाँ पर वर्टिकल घटक की मैं बात करता हूँ या वर्टिकल आपसे कंपोनेंट की बात करता हूँ तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा। 11th क्लास में आपने डीपली इसको पढ़ा होगा, वर्क पावर पढ़ा होगा जब आपने, कि वहां पर sin थीटा कैसे आता है, cos थीटा कैसे आता है। वहीं पर अगर r नॉर्मल रिएक्शन के लिए पढ़ूंगा तो mg cos थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके ऊपर भी कई बार आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, जैसे f अपॉन r mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, तो mg से mg कैंसिल हो सकता है, और मैं कह सकता हूँ f अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा। और हमने पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर स्टैटिक के लिए, और काइनेटिक के लिए आपको क्या बताया था, म्यू के आर। तो उसी से मैंने फॉर्मूला निकाला, तो मैं बोल सकता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है। ठीक है, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या फॉर्मूला बना, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और यही आपका होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही आपका होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, और इन दोनों फॉर्मूलों पे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। आगे आइए, देखिए कई बार आपको पता होगा कि जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, जैसे शॉर्ट स्टेप की अगर मैं बात करता हूं तो आप बोल सकते हैं छोटे कदम। छोटे कदम किसके होते हैं, सामान्य अभिक्रिया के, यानी आपके अपोजिट जो अभिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन लगी, जैसे मान लीजिए मैं एक फर्श है उस पर मैं ऑयल को डाल देता हूं। अगर मैं उस ऑयल को उस पर डाल दूंगा तो आपने देखा होगा कि उस पर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता जाता है, और फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल अगर कम होगा तो चलना आपका थोड़ा मुमकिन हो, मतलब आप चलने में थोड़ा आपको परेशानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। अगर आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बढ़ा दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने देखा होगा अगर हमें कहीं पे भी सुरक्षित चलना है
तो सुरक्षित चलने के लिए आपको वहां पर शॉर्ट स्टेप्स लेने होते हैं। अगर आप वहां पर शॉर्ट स्टेप्स लोगे तो वहां पर क्या होगा, आपकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने का मतलब आपके शरीर की जो बैलेंसिंग है, यानी आपके शरीर का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वहीं पर अगर आप उस सरफेस पे तेज भागते हो, ऑयल वाले सरफेस पे, तो आपने क्या किया, अपने स्टेप्स को बढ़ाया। अगर आप अपने स्टेप्स को बढ़ाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगी, और नॉर्मल रिएक्शन कम होगी जिस अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। ठीक है, आगे और देखते हैं। देखिए एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर और नेचर, इन दोनों पर, नेचर यानी प्रकृति और तापमान पर आपका जो फ्रिक्शन होता है यानी घर्षण होता है वो डिपेंड करेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉट डिपेंड ऑन, यानी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सरफेस कांटेक्ट, यानी आपके सरफेस कांटेक्ट पर कभी भी आपका फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। यानी कहने के लिए ये है कि स्पर्श सतह का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज आपको यहां से पता होनी चाहिए। एक चीज और पूछ लेता है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि हमें सेफ्टी वेलोसिटी बताइए, कि ऐसी वेलोसिटी बताइए जिस पर आप हमेशा सेफ रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट यू जी आर। आर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आपका, ये आपकी ग्रेविटी है, और u आपका यहां पर कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है घर्षण गुणांक, और इसे बोला जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, ये आपको पता होगा। तो आपको इससे ज्यादा फ्रिक्शन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है बच्चों, और इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।